नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन में से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जॉर्ज गियसन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और आज हम गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देखेंगे और इसके बाद समग्र रूप से सभी विद्वानों का या इतिहासकारों का काल विभाजन देखकर हम जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है इस मुद्दे को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन और हिंदी साहित्य की जो इतिहासात्मक किताबें या इतिहास परक जो ग्रंथ लिखने की जो परंपरा है उस परंपरा को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ रूप से उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखना है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 में लिखा गया ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें उन्होंने जो काल विभाजन है मुख्य रूप से 3 भागों में दिया है और उन 3 भागों में या 3 कालखंडों में अलग अलग कालखंड उन्होंने किए हुए हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस नाम से या इस किताब से ही आप समझ गए होंगे कि इन्होंने वैज्ञानिक ये शब्द प्रयोग किया है और विज्ञान को आधार बनाकर जो हमने हिंदी साहित्य की पद्धतियों का अध्ययन किया था उसे वैज्ञानिक एक पद्धति थी, तो वैज्ञानिक पद्धति का आधार लेकर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय किया हुआ है। ठीक है, पहला है प्रारंभिक काल जिसमें सन 1184 से 1350 ईस्वी तक इन्होंने समय की अवधि या समय निर्धारण स्थिति है इनकी। प्रारंभिक काल इन्होंने एक नाम दिया है जिसका समय उन्होंने 1184 से शुरू किया है। रामचंद्र शुक्ल ने मैंने कहा था कि 1050 से शुरू किया था, तो इन्होंने 1100 थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं 1184 से शुरू किया है, तो हम इसको प्रारंभिक काल कह सकते हैं। तो मध्यकाल का समय है सन 1350 से लेकर 1857 ईस्वी तक इन्होंने मध्यकाल को दिया है। लेकिन मध्यकाल में इन्होंने 3 उपकाल खंड दिए हैं या 3 खंड दिए हैं। इसमें है एक पूर्व मध्यकाल जिसका समय है 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक। दूसरा है मध्यकाल जो 1500 से 1600 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसका समय है 1600 से 1800 ईस्वी तक। अर्थात मध्यकाल में इन्होंने 3 कालखंडों में इसका विभाजन किया है और 3 कालखंड में अलग अलग रचनाओं का आधार लेकर इसका विभाजन इन्होंने किया हुआ है। आधुनिक काल जो तीसरा कालखंड आता है जिनमें इन्होंने अलग अलग युगों का नामकरण किया है और युग दिए हैं, जिसमें सन 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक का ये कालखंड है और इसमें उन्होंने 5 युग दिए हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ था और आधुनिक काल में बहुत सारी गद्य विधाएं और बहुत सारे ऐसे रचनाकार आ गए जिन्होंने कथा साहित्य और गद्य विधाओं को लेकर लिखा गया और जिनमें आने वाले पहले हैं भारतेंदु जी के नाम से ही एक युग का प्रारंभ होता है। तो भारतेंदु युग इसमें आता है 1857 से लेकर 1900 तक की ईस्वी में। और दूसरा है द्विवेदी युग जिनका समय है 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावाद युग 1920 से लेकर 1937 तक और अगला है प्रगति युग जो 1937 से लेकर 1945 तक और पांचवा है प्रयोगवाद 1945 से 1965 तक। इसके बाद बहुत सारी धाराएं आती है, नई धारा, कविता, सकविता, तो ये धाराएं बाद में आती है, लेकिन 5 युगों तक इन्होंने विभाजन किया हुआ है। गुप्त जी ने अपने काल विभाजन में जैसे 11 काव्य परंपरा का नाम उल्लेख किया है। प्रारंभिक और मध्यकाल की काव्य सामग्री है, इसको उन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक है धर्माश्रित, दूसरी है राजाश्रित और तीसरी है लोकाश्रित। हमने जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखते समय हमने देखा कि धर्माश्रित, राजाश्रित का ये तीनों काव्यधारा है, लेकिन राजाश्रित काव्यधाराओं को ही ध्यान में रखकर रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल ये नामकरण कालखंडों को या आदिकाल को दिया था। लेकिन इन्होंने तीनों भी काव्य श्रेणियों को, काव्य धाराओं को ध्यान में रखकर अध्ययन किया है। ये इनके काल विभाजन की विशेषता हम कह सकते हैं। प्रारंभिक काल की धर्माश्रित काव्य शाखा में 2 काव्य परंपराओं का उल्लेख आता है। मध्यकाल की धर्माश्रित काव्य शाखा में 4 काव्य परंपराओं का और राजाश्रित काव्य शाखा में 5 परंपराओं का
और लोकाश्रित काव्य शाखा में 2 काव्य परंपराओं का उल्लेख इन्होंने किया हुआ है। अब इनके काल विभाजन का आधार क्या है ये हम देखेंगे। सबसे बड़ा आधार है कि मानव मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जैसे आदि, मध्य, आधुनिक ऐसे कहता है, तो मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिकता है उसको आधार बनाकर उन्होंने ये आदि, मध्य और आधुनिक काल को विभाजित किया है। यह उसी का परिणाम है कि समाज में जिस अंग के आश्रय में जो कविता या जो काव्य रचना पली थी या पलती थी, उसी के अनुरूप इन्होंने धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित काव्य को 3 काव्य धारा में बांटकर उसका विभाजन किया हुआ है। अब इनके काल विभाजन की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में गुप्त जी द्वारा किया गया काल विभाजन एक प्रौढ़ प्रयास हमें लगता है। उनके गंभीर चिंतन, अध्ययन और सूक्ष्म अध्ययन का ये प्रमाण है। इन्होंने काल विभाजन 3 स्तरों पर किया है। पहला और मुख्य, आदि, मध्य और आधुनिक इन्होंने किया है। उसके अंतर्गत दूसरा जो है काव्य धाराओं का विभाजन इन्होंने किया है, जैसे धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित। और तीसरा और फिर उसके अंतर्गत उन्होंने प्रभावित जो 11 काव्य परंपराओं का विभाजन किया हुआ है। काल विभाजन के कारण प्रधान जो साहित्यिक प्रवृत्ति उस तत्कालीन समय के काल में या खंड में या थी, उस कालखंड का नामकरण करने के कारण अन्य कई अशक्त जो धाराएं थी उसकी थोड़ी उपेक्षा होती है। इनके प्रारंभिक सीमा समय जो मैंने 1184 कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने जैसे 1050 कहा, मिश्र बंधु ने 700 ईस्वी सन से माना है, तो ये भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत सही है। इन्होंने हिंदी भाषा का प्रारंभ सन 1000 ईस्वी से माना है और साहित्य का समय उन्होंने 1200 ईस्वी के आसपास माना है। आधुनिक काल का विकास भी इन्होंने 1857 के आसपास या स्वतंत्रता संग्राम से ही इन्होंने स्वीकार किया हुआ है। इनका ये प्रयास है बहुत ही सार्थक लगता है और जो वैज्ञानिक है हिंदी इतिहासकार उनको भी ये सटीक लगता है। ठीक है, अब इनके काल विभाजन में जो त्रुटि है वह त्रुटि यह है कि गुप्त जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन की जो अगर दोनों की अगर तुलना की जाए तो गुप्त जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन की तुलना में थोड़ा सा दुर्बोधता की दृष्टि से उपेक्षित रह चुका है, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से ये थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं लगता। आप हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल जी का भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, डॉक्टर नगेंद्र का भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, और तीनों में से आपको अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक कौन सा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि तभी जब पाठक समझते हैं, पाठक अध्ययन करते हैं, तभी समझ में आता है कि कौन सा इतिहास जल्दी पढ़ा जाता है, जल्दी पढ़ने में आता है, समझ में आता है और पाठक उसको पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये गणपति चंद्र गुप्त जी का हिंदी साहित्य का काल विभाजन समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के सभी इतिहासकार जो है उनका काल विभाजन जो वस्तुनिष्ठ रूप से देखेंगे और उस पर विवेचन भी करेंगे और हिंदी साहित्य की जो ग्रंथावली है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।